नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निफाई 24x7 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आदित्य L1 मिशन। हम आदित्य L1 मिशन के बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में डीप एनालिसिस करेंगे और यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, पूरा सुनिएगा, पूरा समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, वो चीजें मैं थोड़ा सा पॉइंट एक बार बता देता हूं आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस वीडियो में हम पहला पॉइंट जो आदित्य L1 मिशन है, इसके बारे में जानेंगे। क्या है ये आदित्य L1 मिशन। दूसरा पॉइंट, हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट, इसके बारे में जानेंगे, क्या होते हैं ये, क्या पॉइंट होता है ये। और तीसरा है हमारा पेलोड्स। कैसा पेलोड्स? जो आदित्य L1 मिशन में कुछ पेलोड लगाए गए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका अपना अलग अलग सब फंक्शंस है, कितने पेलोड्स क्या लगाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा पॉइंट है हमारा कि हम सन के बारे में जानकारी लेंगे कि सन क्या है हमारा। दूसरी बात, आदित्य L1 मिशन जो है ये सन की स्टडी करने वाला है, तो क्यों सन की ही स्टडी करने वाला है ये, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तो और लास्ट में एक पॉइंट और हम लोग जानेंगे, क्या सन की स्टडी हम सन के पास जाकर ही कर सकते हैं, पृथ्वी पे रह के नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी का। आप लोग बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आदित्य L1 मिशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट इसके बारे में हम जानेंगे कि ये पहला स्पेस मिशन है, सॉरी सोलर स्पेस मिशन है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा भेजा गया पहला सोलर स्पेस मिशन है। कौन सा? आदित्य L1, फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन, या फिर सिंपल कह सकते हैं सोलर मिशन, फर्स्ट सोलर मिशन इसरो के द्वारा भेजा गया है ये। कौन सा? आदित्य L1 मिशन, जो 2 सितंबर को भेजा गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया, जो कि श्री हरिकोटा में है। ये सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है 2 सितंबर को। इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में टोटल 4 महीने का समय लगने वाला है। 4 मंथ्स का समय लगने वाला है आदित्य L1 को अपने मिशन, जो उसका लक्ष्य है उस बिंदु तक पहुंचने में 4 महीने का लगभग समय लगने वाला है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे इसके बारे में समझते हैं। PSLV C-57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। PSLV C-57 एक रॉकेट है। इस रॉकेट के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार ये लॉन्चिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज को। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे इसके बारे में समझने की प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। क्या है आदित्य L1 मिशन, एक्चुअल में क्या चीजें हैं ये, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, आदित्य L1 मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया? और भी कुछ तो रख सकते थे, जैसे आदित्य L1 क्यों रखा गया, और भी तो कुछ रख सकते थे इसका नाम। तो इसके पीछे कारण यह है कि पहला कारण है इसके पीछे का कि आदित्य का मतलब सन होता है, आदित्य का मतलब सूरज होता है, या फिर यह कह सकते हैं कि सूरज का नाम ही आदित्य है। दूसरा, L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। जी हाँ दोस्तों, L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1 है। अब हम समझते हैं लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। आइए लैग्रेंज पॉइंट को समझ लेते हैं। लैग्रेंज पॉइंट को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, कैसे क्या चीजें ये होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, इसको बस ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ मास है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ह्यूज मास, मतलब बहुत ज्यादा मास है इसके पास, है ना। तो हमारा जो साइंस है, साइंस क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है, तो कहीं ना कहीं उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, मास होता है। ठीक। अब ये होता क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने साइड में खींचता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने साइड में ये खींचता है, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। ठीक। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखें तो ये ऑब्जेक्ट हल्का है, हल्का है तो इसके पास भी कुछ मास है, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी तुलना में बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके साइड में खींचा चला आता है, इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के साइड में खींचा चला आता है। एक ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब हम लैग्रेंज पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, क्या होता है लैग्रेंज पॉइंट। तो ध्यान रखना, लैग्रेंज पॉइंट के लिए कम से कम दो ह्यूज मास का होना जरूरी है। ह्यूज मास का मतलब एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे हम एक सन की बात कर लें और एक पृथ्वी की बात कर लें, ये दोनों हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करो यहाँ पर सन है, सूरज, और यहाँ पर अर्थ है, पृथ्वी। ठीक। अब यह एक एटमॉस्फेयर, सॉरी, एक स्पेस में है, ये एक स्पेस में है। तो ये जो स्पेस है हमारा पूरा, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना, जहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट का, या फिर ये कह सकते हैं जहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल और उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, बस थोड़ा सा, बस ध्यान से मैं यहाँ पर समझना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आप लोग रोटेशनल मोशन पढ़े होंगे। रोटेशनल मोशन में होता क्या है, एक यहाँ पर, वैसे भी आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर एक इंसान खड़ा है और रस्सी में एक पत्थर को बांध के ये घुमा रहा है अपने चारों साइड में। ठीक। पत्थर इस तरह से घूमता है ना। मान लीजिए यहाँ पर ये पत्थर है और ये रस्सी के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक। अब ये रोटेट कर रहा है, इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है इसके साइड में। तो ये क्यों यहीं पर है, या फिर नीचे नहीं गिर रहा है, या फिर इसके साइड में नहीं खींचा चला जा रहा है, वो अपने ही पाथ पे क्यों चल रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, होता क्या है, ये जो रस्सी में जो तनाव है ना, यह एक फोर्स है। यह फोर्स क्या करता है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेम इसी के एक अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो दोनों इक्वल होता है। जब दो फोर्स इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना इधर आ सकता है ना उधर जा सकता है। आई होप सबके समझ में आया होगा क्या है ये चीजें। तो चलिए हम समझते हैं लैग्रेंज पॉइंट को। लैग्रेंज पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से ही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो पूरा स्पेस है, स्पेस में एक ऐसा पोजीशन जहां पर इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रीपिटल, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और इस और जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनका ग्रेविटेशनल पुल इक्वल होता है। इक्वल होने का मतलब सिंपल सा एक आसान भाषा में ये समझिए कि अगर यहाँ इस पोजीशन पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, अगर इस पोजीशन पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट ना इस डायरेक्शन में आ सकता है ना इस डायरेक्शन में आ सकता है, मतलब एक तरह से न्यूट्रल स्टेट में रह सकता है बिना किसी एनर्जी खपत किए, बिना कोई एनर्जी खपत किए। एनर्जी कब इसको खपत करना पड़ता, कब जरूरत पड़ती है एनर्जी, एनर्जी की आवश्यकता इसको तब पड़ती जब ये इसको कोई फोर्स खींच रहा हो और ये अपने आप को उस जगह पर स्थिर रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगा रहा हो। ठीक। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा पोजीशन है जहां पे हम कह सकते हैं कि ना यह ऑब्जेक्ट इसके डायरेक्शन में आ सकता है, इस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, ना ये इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में। समझ में आ गया। तो सन और अर्थ सिस्टम की बात कर लें तो टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। ठीक। जैसे हम
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक, इस तरह से 5 पॉइंट्स हैं। ठीक, जिसको हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम आपको फिगर दिखाता हूँ कैसे क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये बीच में जो है ये सूरज है, सन है ये, और ये है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी और सूरज के बीच में ये जो पॉइंट है ये है हमारा लैग्रेंज पॉइंट, जिसे हम L1 पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा लैग्रेंज पॉइंट है, L1 पॉइंट बोलते हैं हम इसको। ये, और इसके ठीक अपोजिट यहाँ पर एक पॉइंट है, ये L2 है। यहाँ पर एक पॉइंट है L4 है, यहाँ पर एक पॉइंट है L5 है और यहाँ पर एक पॉइंट L3 है। इस प्रकार से सन अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। अब ये 5 लैग्रेंज जो पॉइंट हैं, ठीक, ये अपने जगह पे फिक्स रहते हैं या रिवॉल्व करते हैं सिस्टम के साथ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये समझो कि ये जो लैग्रेंज पॉइंट होते हैं ना, अपने पोजीशन पे, इनके रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें, अगर मान लेते हैं 10 सेकंड के लिए पृथ्वी अपनी जगह पर रुका है, सन तो अपनी जगह पर है ही, वो उसको कहीं खिसकना है नहीं। पृथ्वी अपनी जगह पे रुका है, ना वो रिवॉल्व कर रहा है ना रोटेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे है। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट हैं ये भी अपने जगह पर ही रहेंगे, यहाँ से बिल्कुल नहीं खिसकने वाले हैं। ठीक, जैसे जैसे पृथ्वी रिवॉल्व करती है वैसे वैसे लैग्रेंज पॉइंट भी अपनी अपनी जगह से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगले फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, 5 लैग्रेंज पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, L1 L2 L3 L4 एंड L5। बीच में ये सूरज है हमारा। ठीक, सूरज के चारों ओर पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है, और इसके जो लैग्रेंज पॉइंट है ये भी उस पृथ्वी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि वो फिक्स हैं। सूरज और पृथ्वी के रिस्पेक्ट में लैग्रेंज पॉइंट फिक्स हैं, स्थिर हैं। लेकिन वैसे पूरे स्पेस की हम बात कर लें, पूरे स्पेस को लेके लैग्रेंज पॉइंट फिक्स नहीं है, इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कुछ। हाँ, अब क्या है, ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ना, यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रख दें, ये जो लैग्रेंज पॉइंट है यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रख दें, अगर सिंपल ऐसे छोड़ दें तो वो वैसे के वैसे बना रहता है ना। वो किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं खींच, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसको नहीं खींच पाती है उस लैग्रेंज पॉइंट पर। ठीक, और जिस अवस्था में छोड़ेंगे वैसे के वैसे वो पड़ा रहता है लैग्रेंज पॉइंट पर। समझ, आई होप सबके समझ में आया होगा लैग्रेंज पॉइंट क्या है, कैसे क्या ये काम करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंज पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड पे कुछ कंटेंट के माध्यम से मैं बता दूं आपको कि वही चीज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट है, टू ग्रेविटेशनल सिस्टम, टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम की बात कर लें तो लैग्रेंज पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर स्मॉल कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्थिर रहता है। वो बिल्कुल नहीं खिसकता है, वो स्थिर रहता है उस पोजीशन पे आराम से, बस कोई वो बिना एनर्जी लगाए, बिना कुछ किसी के, आराम से वो रह सकता है अगर हम वहां पर कुछ पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पर रखते हैं। These points in space for two body systems such as sun and earth can be used for spacecraft। स्पेसक्राफ्ट के लिए ये सब पोजीशन यूज किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें स्थिर रहने के लिए किसी अलग, कोई अलग से इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अलग से फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सबसे पहली बात। ठीक, और टेक्निकली वही चीज मैं अभी जस्ट जो समझाया हूं मैं, ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं उस पॉइंट्स पे, तो हमारा वो लैग्रेंज पॉइंट बनता है। और अब यहाँ पर वही चीज मैं बता चुका हूँ आपको, टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 एंड L5। कौन से सिस्टम के लिए, सन अर्थ सिस्टम के लिए 5 लैग्रेंज पॉइंट है। ठीक, जिस जो मैं आपको फिगर में दिखाया हूं। और एक चीज और बताऊं मैं, जो लैग्रेंज पॉइंट है यहाँ पे, लैग्रेंज पॉइंट, ये जो लैग्रेंज पॉइंट है L1, और ये पृथ्वी है। ठीक, तो आपको तो पता है पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है।
150 मिलियन किलोमीटर है। और ये L1 जो पॉइंट है, इससे पृथ्वी की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर ये है। यहां से इसकी दूरी है ये। एक इस तरह से इससे हम ये समझ में आता है कि जो L1 पॉइंट है पृथ्वी के काफी करीब है। एक तरह से यह कह सकते हैं पृथ्वी और सूरज के बीच के डिस्टेंस को अगर हम 100 बराबर भागों में बांटे, तो जो एक हिस्सा आएगा वो L1 और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे डिस्टेंस का एक एक मात्र 1% है ये पृथ्वी और L1 के बीच का डिस्टेंस, जो पूरे सूरज और पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस का मात्र 1% है। ठीक, यहाँ पर लिखा भी है लगभग 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस, है ना। द डिस्टेंस ऑफ द L1 फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस। जो अर्थ और सूरज के बीच का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक, उसका मात्र 1% है जो L1 से पृथ्वी की दूरी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आइए आगे आगे समझते हैं। वही पॉइंट मैं उन सब चीजों को मैं हिंदी में भी लेके आया हूँ। इस पॉइंट, ये आप इस चीज को टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्निफाइड 247। लर्निफाइड 247, बिना किसी स्पेस का 247 लिख देना, आपको मिल जाएगा वो चैनल। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मिशन की बात कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन है क्या, एक्चुअल में क्या मिशन है, ये क्यों इस मिशन को भेजा गया है, क्या काम है इस मिशन का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक, आदित्य L1 मिशन, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सोलर मिशन है, फर्स्ट इंडियन सोलर मिशन है, जो सन की स्टडी करने वाला है, सन की स्टडी करने वाला है। ठीक, और तो और यह मिशन जो होगा क्या इसमें, इस मिशन को जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को हमने भेजा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया सफलतापूर्वक, एकदम अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग किया उस पे वो, और आराम से अपना रोवर टहल रहा है चंद्रमा पर। लेकिन क्या इस मिशन में हम, जो हमारा आदित्य L1 है, क्या इस मिशन को हम सन पे उतारेंगे? अगर नहीं उतारेंगे तो कहाँ पर उतारेंगे? तो वही लैग्रेंज पॉइंट 1 पे उतारेंगे। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर हम लोग उतारने वाले हैं, किसको? आदित्य L1 मिशन को। ठीक, अच्छा, लैग्रेंज पॉइंट L पे उतार के क्या वो किसी एक जगह पे स्थिर रहेगा? नहीं, वहां भी वो रिवॉल्व करेगा, कि एक पॉइंट के चारों तरफ वह घूमेगा वो। ठीक, अब वो जो जिस पाथ पे घूमेगा उस पाथ को बोलते हैं हॉलो ऑर्बिट। वो हॉलो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये हमारा पृथ्वी है, और ये जो हमारा पॉइंट है ये L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट के चारों ओर ये आप जो रूट देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है, ठीक, ये ऑर्बिट है हमारा हॉलो ऑर्बिट। हॉलो ऑर्बिट, इस हॉलो ऑर्बिट में क्या करेगा हमारा जो चंद्रयान, ये सॉरी, आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 है, ये रोटेट करेगा, उसमें रिवॉल्व करेगा, उसमें ये घूमेगा। समझ में आ गया? ये हॉलो ऑर्बिट समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद और आगे हम समझ लेते हैं। ये पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सन अर्थ विच इज 0.1 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये जो L1 पॉइंट है पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ठीक, और अच्छा, ये L1 पॉइंट सेलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है, क्या खास बात है? L1 पॉइंट को ही हम सेलेक्ट किए हैं। एक्चुअली L1 पॉइंट को सेलेक्ट करने का रीजन ये है कि अगर हम L1 पॉइंट पर किसी मिशन को रखे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर हम सन की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सूरज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअसली बिना किसी, एक तरह से बोल सकते हैं इक्लिप्स के, इक्लिप्स का मतलब बीच में, मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि कभी कभी हम आप एग्जाम्पल में खुद उदाहरण से समझो, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, किसी गाड़ी में बैठे हैं। ठीक, गाड़ी में बैठते हैं और हम रोड के किनारे जितनी भी दुकानें लगी होती हैं सबको देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। लेकिन क्या वो लगातार पूरा हम क्लियरली हमेशा उसको देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि आगे जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे हमारे उस ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ वस्तुएं आ जाती हैं। ठीक, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या है,
कि यहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को L1 पॉइंट पर रखे हैं और L1 पॉइंट से हम सूरज का ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं, तो यहाँ से उस मिशन के द्वारा हम सूरज का कंप्लीटली कॉन्टिन्यूसली लगातार हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली हम उस सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर जो उसका उद्देश्य था उस उद्देश्य को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकता है बिना किसी इक्लिप्स के। आपको समझ में आया होगा। ठीक, L1 पॉइंट का खासियत सबसे अच्छा ये है। दूसरी बात ये है कि क्यों ऐसा होता है, एक्चुअली होता है क्या है कि पहली बात तो L1 पॉइंट जो है पृथ्वी और सूरज के ठीक बीच में है। सॉरी, ठीक बीच में नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तीनों, जिसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ठीक, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो सबसे पहली खास ये बात ये है। आइए हम आगे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, और क्या काम है इसका, कैसे क्या चीजें करनी है ना। तो इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें टोटल 7 पेलोड्स हैं। किसमें, हमारा जो आदित्य L1 मिशन है, इसमें टोटल 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। इन सब पेलोड्स के अलग अलग काम है सबका। जैसे सन के बारे में अगर हम बात करें, सन के बारे में क्या क्या ये पेलोड कौन कौन सा काम क्या करेगा, तो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जो सन का सबसे बाहरी लेयर है जिसे हम कोरोना कहते हैं। ये कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही है, कोरोना सन के लेयर के सबसे बाहरी वाला लेयर है कोरोना, जो सबसे मतलब देखा जाए एक तरह से आग की तरह जलता रहता है ना। जब आप सन को बस किसी फोटो वगैरह में देखते होंगे तो ये आग की तरह लपट निकलती रहती है। ठीक, तो वो सबसे ऊपरी जो लेयर है वो कोरोना है। इन सब का स्टडी करेगा ये पेलोड, और साथ में साथ क्या काम करने वाला है पेलोड, कोरोनल हीटिंग के बारे में जानकारी। कोरोनल हीटिंग होता क्या है, क्या काज है, मतलब क्यों कोरोनल हीटिंग होता है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, उसके बारे में, क्यों ये कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं, फ्लेयर एक्टिविटी, जो उससे फ्लेयर की क्या एक्टिविटीज हैं सन के ऊपर, जो आग, कभी कभी आग का गोला निकलता है सन से अचानक से, कभी कभी छोटी छोटी पार्टिकल्स सन से निकलते रहते हैं, उन सबको क्या करेगा, ये स्टडी करेगा और सन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेगा, और डायनेमिक्स ऑफ द स्पेस वेदर, स्पेस वेदर का डायनेमिक्स समझेगा। स्पेस वेदर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेदर, जैसे हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सपोज करो ये बीच में सन है और उसके चारों ओर क्या होता है, सब बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो पूरा स्पेस है ना, जो स्पेस है हमारे सोलर सिस्टम का, जो पूरा स्पेस है, ठीक, उस स्पेस का जो वेदर है उसको हम स्पेस वेदर बोलते हैं। वेदर तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, मौसम की बात हो रही है। ठीक, उस मौसम में क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के द्वारा हम लोग। ठीक, और प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल सन से निकल रहे हैं, सन से बहुत मात्रा में पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, अच्छा, ये एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में हमेशा आता होगा। ठीक, सन से हमेशा पार्टिकल्स निकलता रहता है, लगातार एनर्जी निकलती रहती है, उसके बाद भी हमारा सूरज खत्म क्यों नहीं हो रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है सूरज, या फिर बोलते हैं ना कि सूरज छोटा क्यों नहीं हो जा रहा है। एक्चुअली होता क्या, वो सूरज के अंदर जो कोर भाग है सूरज का, जो कोर वाला पार्ट है, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। ठीक, इस प्रोसेस के द्वारा, ये प्रोसेस जितना ज्यादा चलता है उतना ज्यादा एनर्जी निकलती रहती है, और जिसकी वजह से हमारा सन क्या कर रहता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है। ठीक ना, एनर्जी कभी खत्म होती है। वैसे भी बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से लोग का मानना है कि सन के एक एज है जो लगभग 4.5 बिलियन साल पहले सन शुरू हुआ था, और लगभग लगभग इतना और ये चलेगा, उसके बाद सूरज खत्म हो जाएगा। मानते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है आदित्य L1 मिशन के बारे में जानना, उससे रिलेटेड जितने भी जुड़े हुए पॉइंट्स है उसके बारे में समझना। तो आइए हम आगे थोड़ा समझते हैं। एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा।
एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये जो पेलोड्स लगे हुए हैं ना, टोटल 7 पेलोड्स लगे हुए हैं किसमें, आदित्य L1 मिशन में, जिसमें से 4 पेलोड्स ऐसे हैं जिनका अलग काम है, 3 पेलोड्स ऐसे हैं जिनका अलग काम है। ठीक, यहाँ पर जो 4 पेलोड्स हैं इनका अलग काम है, 3 पेलोड्स कर रहे हैं, जैसे 4 पेलोड्स डायरेक्टली व्यू द सन, 4 पेलोड्स क्या करेंगे, डायरेक्ट सन को देखेंगे, इसमें डायरेक्ट सन को ऑब्जर्व करेंगे, ये सन को ऑब्जर्व करेंगे, किसको, सूरज को ऑब्जर्व करेंगे। और बाकी जो 3 पेलोड्स हैं ये इन सीटू एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ पर इन सीटू एक्सपेरिमेंट। आइए इन सीटू एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट दो तरह से होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो या तो हम ऑब्जेक्ट को दूर से ऑब्जर्व करके उस पे उसका एक्सपेरिमेंट करें, दूसरा या तो हम उसके पास जाके उसको टच करके उसको उठा के या फिर उस पे कुछ अपना अलग प्रोसेसिंग करके एक्सपेरिमेंट करें। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करके उसको हम टच करके अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो इन सीटू एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आता है। अगर हम दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो क्या होता है, ऑब्जर्वर, एक तरह से बोल सकते हैं ऑब्जर्विंग एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। तो जिसमें से 4 पेलोड्स ऑब्जर्व करेंगे सन को और 3 पेलोड्स क्या करेंगे, इन सीटू एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आया, जब हम सूरज पे जा ही नहीं रहे हैं तो फिर हम इन सीटू एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पर ये जो इन सीटू एक्सपेरिमेंट होगा ये सूरज पे नहीं होने वाला है, ये जो आदित्य L1 पॉइंट है ना, सॉरी L1 पॉइंट है ना जो लैग्रेंज पॉइंट, उस पर ये इन सीटू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं 3 पेलोड। आई होप सबके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर सन का जो लेयर है, बहुत सारे लेयर्स हैं सूरज के, है ना। कुछ इस प्रकार से, जैसे इसमें सबसे बाहर का जो लेयर है कोरोना है, फिर क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, इन सब का स्टडी करने वाला है कौन, आदित्य L1 मिशन करने वाला है। ठीक, और भी क्या किस किस चीज का स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। और किस चीज चीज की स्टडी करने वाला है आदित्य L1 मिशन। ठीक, तो जैसे मैं बताया हूं कि यहाँ पर कुछ पेलोड्स लगे हुए हैं, कितने, 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से सब क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्टडी करेंगे, इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहली बात तो ये कि सूरज के तीनों लेयर, 3 लेयर की बात हो रहा है, क्रोमोस्फेयर, और कोरोना, इन तीनों का एक्सपेरिमेंट करेंगे। दूसरा, कोरोनल एनर्जी के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। कोरोनल एनर्जी, जो कोरोनल एनर्जी है उसके प्रॉब्लम। ठीक, कोरोनल एनर्जी क्या होता है, एक्चुअली होता है क्या है, जब हमारा सूरज है ना, सूरज के जो सबसे बाहरी हिस्सा है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो सूरज का सबसे बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक, ये जो बाहरी हिस्सा ना, ये कोरोना है। कोरोना से यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, जो लपट निकल रही है ना आग की, ठीक, वो कोरोनल एनर्जी है। ठीक, कोरोनल एनर्जी। एक पॉइंट और आप लोग समझ लो, यहाँ पर ये जो सूरज है ना, सूरज से देखो कुछ आगे निकलती है, जैसे आग के गोले की तरह, जैसे होता है ना, यहाँ से सूरज जो है, सूरज के जो ऊपरी लेयर है ना, यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे जैसे सूरज जलता रहता है, जैसे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा एक गोला है, जलता हुआ गोला है। तो हाँ, एक्चुअल में एक हुआ ही गोला है। लेकिन एक चीज और बताऊं, ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड नहीं है तो क्या है, लिक्विड है या गैस है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। बस आप, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर कोरोनल मास इजेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन की बात कर रहा हूँ। कोरोनल मास इजेक्शन, इजेक्शन यह एक फिनोमिना होता है। फिनोमिना कैसा, क्या इजेक्शन, क्या फिनोमिना है, क्या घटना है। जब सूरज जलता रहता है, सूरज आग निकलती, आग की तरह जलता रहता है, उसमें से होता क्या है, कभी कभी बहुत सारे पार्टिकल्स तो लगातार निकलते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी आग का गोला सूरज से निकलता है, ऐसे अचानक से ऐसे आग का गोला निकलता है, कभी कभी कहीं कहीं किसी पॉइंट से। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो वो घटना है ना, उस घटना को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमारा आदित्य L1 मिशन इसकी स्टडी करेगा, और क्या क्या चीजें इससे हैं। और ये हमारा जो स्पेस वेदर है, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये अफेक्ट किस प्रकार से अफेक्ट हो रहा है, या फिर हमारे जो सोलर सिस्टम में जो सैटेलाइट्स हैं, और भी जो चीजें हैं, वो किस तरह से प्रभावित होती हैं, इन सब चीजें, तो उसका स्टडी करने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेलोड्स का काम क्या है। पेलोड्स का मेन मेन फंक्शन जो है ना, जो आदित्य L1 मिशन में जो मेन चीजें हैं वो पेलोड्स ही हैं, क्योंकि यही वहां पर जाके क्या करेंगे,
स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हम इंसान नहीं भेज पाए तो हम कुछ मशीनें बना के भेज दिए हैं जो वहां पर स्टडी करेंगे और हमको इंफॉर्मेशन देंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। और जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिएगा। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा, आई गॉट आदित्य एल1, या फिर सिंपल एल1 लिख दीजिएगा बस। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। ये हिंदी में भी कुछ यहाँ पर दे दिया गया है तो इसको आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। मैं टेलीग्राम का लिंक इस कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक। आइए हम थोड़ा इसके जो 7 पेलोड्स हैं आदित्य एल1 के बारे, आदित्य एल1 मिशन में जो 7 पेलोड्स लगे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो क्या कौन कौन से पेलोड्स हैं उसके, तो एक एक करके हम उनको मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला है हमारा विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो पहला पेलोड्स है। अब पेलोड का काम क्या है? स्टडी करना। क्या किस किस चीज की स्टडी करना है ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। बस अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ को 7 पेलोड्स जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से पेलोड्स हैं। तो पहला है हमारा विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। दूसरा है हमारा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और चौथा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और पांचवा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और छठवां है हमारा हाई एनर्जी एल1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और लास्ट में है हमारा मैग्नेटोमीटर। ये 7 पेलोड्स हैं जो चंद्रयान सॉरी में आदित्य एल1 मिशन के द्वारा लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजे गए हैं। ठीक, किसके लिए? सन की स्टडी करने के लिए। क्या क्या स्टडी करेंगे ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पेलोड्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ट्राजेक्टरी रूट क्या होने वाला है या फिर ट्राजेक्टरी पाथ क्या होने वाला है आदित्य एल1 मिशन का? मतलब ये हुआ, जो हम पृथ्वी से एल1 पॉइंट पर मिशन को भेज रहे हैं, वो जो आदित्य एल1 मिशन भेज रहे हैं ना अपन, आदित्य एल1 मिशन, ये जो आदित्य एल1 मिशन है इसका रूट क्या होगा? किस तरह से ये जाएगा एल1 पॉइंट पर? या फिर डायरेक्ट ऐसे उड़ के पहुंच जाएगा या फिर कोई और रूट अपनाएगा? किस तरह से क्या रूट होने वाला है, रास्ता क्या होने वाला है, किस तरह से जाएगा? ठीक, उसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो फिगर कुछ इस प्रकार से उसका रास्ता होने वाला है। इसका रास्ता आदित्य एल1 का देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये पृथ्वी है। पृथ्वी से क्या करेगा? सबसे पहले ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। एक बार चक्कर लगाएगा, फिर चक्कर लगाएगा, फिर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, और फिर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, और लास्ट में ये क्या करेगा? स्पेस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अर्थ का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उससे वो धीरे से बाहर होके क्रूज फेज में आ जाएगा। जब ये क्रूज फेज में आ जाएगा तो डायरेक्ट ये सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट की ओर जाने की कोशिश करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट की ओर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई वो सर्कुलर पाथ में ये रोटेट नहीं करेगा, या फिर कह सकते हैं इलिप्टिकल पाथ में। मतलब ये जो हमारा ये इलिप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं कर, सॉरी इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है ये। अब यहाँ से वो अपना इलिप्टिकल पाथ वो छोड़ देगा और सीधे वो क्रूज फेज में जब आ जाएगा, क्रूज फेज में सीधे और सीधे वो अपने टारगेट पे फोकस करेगा। ये है इसका पूरा क्रूज फेज। इस तरह से कुछ रूट इसका होने वाला जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। ये जो चीजें हैं, ठीक, मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको एक समझा रहा हूँ, है ना। अब होगा क्या, ये जब ये क्रूज फेज इसका खत्म होगा, एल1 पॉइंट पर ये पहुंचेगा, एल1 पॉइंट के पास ये पहुंचेगा, तो ये जो हॉलो ऑर्बिट है ना इसका, ये जो पूरा ऑर्बिट है ये हॉलो ऑर्बिट, ठीक, ये हॉलो ऑर्बिट है। इसमें ये आ जाएगा और यहाँ पर रेवोल्यूशन है, ये रिवॉल्व करेगा, यहाँ पर ये इसका परिक्रमण करेगा। आदित्य एल1 मिशन कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर परिक्रमण करने वाला है। हॉलो ऑर्बिट क्या होता है ये चीज मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया हूँ। एल1 पॉइंट भी होता है। एक पॉइंट और बता दूं मैं, ये पूरे 4 महीने का समय लेने वाला है। कहाँ से कहाँ तक?
पृथ्वी से उठ के L1 पॉइंट तक जाने में टोटल ये 4 महीने का समय लगने वाला है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस भी मैं बता दिया हूँ, इस L1 से लेके पृथ्वी तक के बीच का डिस्टेंस कितना 1.5 मिलियन किलोमीटर है, ये डिस्टेंस है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आइए हम अगले पॉइंट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कोरोनल मास इजेक्शन, यहाँ पर आप उसका उस घटना को देख सकते हैं। यहाँ पर उस घटना को देख सकते हैं। यहाँ पर है ना, कैसे ये आग का गोला निकल रहा है, कैसे ये आग का गोला निकल रहा है यहाँ पर, किस तरह से देखिए यहाँ पे। वो जो घटना है ना, ये जो इवेंट है ना, इस इवेंट को ही, इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। ठीक। आइए हम आगे अगले पॉइंट्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं कैसे क्या चीजें हैं क्या यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कि सन की स्टडी क्यों कर रहे हैं अपन, है ना। जैसे हमारा उद्देश्य है सन का स्टडी करना, लेकिन हमारे दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए कि हम सन की स्टडी क्यों कर रहे हैं, सूरज की स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक। तो उसके पीछे क्या कारण है उसको जानते हैं हम। पहला कारण है सन इज द नियरेस्ट स्टार, और तो और ये इकलौता स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम में मात्र एक ही स्टार है जो कि सूरज है, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी है सूरज। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सूरज है और एक ही स्टार है। ठीक। अब पूरे गैलेक्सी का मात्र एकलौता स्टार सूरज ही है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक में है। तो हम इस स्टार का अध्ययन करने वाले हैं। इस स्टार का अध्ययन करने के बाद और भी जो गैलेक्सी में स्टार हैं हम उनके बारे में कुछ गेस कर सकते हैं, कुछ उनके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं हम इस चीज का अध्ययन करके। ठीक। अगला पॉइंट हम समझते हैं, इट रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, इसमें बहुत ही मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। कौन? सूरज। इसलिए हम सूरज का अध्ययन करने वाले हैं। एनर्जी रिलीज करता है तो हम क्यों इसका अध्ययन करने वाले हैं? क्योंकि सूरज ही मात्र एकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी देता है। एक तरह से बोल सकते हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है सूरज। समझ में आया होगा आपको। फिर अगले पॉइंट के बारे में हम जानते हैं, द सन कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस द अर्थ विद रेडिएशन। जो सन है ना, ये रेडिएशन से, बहुत ज्यादा हीट से, है ना, सोलर विंड से क्या करता है, और मैग्नेटिक फील्ड से हमारे जो अर्थ को अफेक्ट करता रहता है। किस प्रकार अफेक्ट करता रहता है? जैसे बहुत सारे रेडिएशन रिलीज करता है यहाँ से ये। ठीक। हीट भी रिलीज करता है ना। और सोलर विंड्स क्या है? ठीक। कांस्टेंट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स हैं जो फ्लो करते हैं, उनको हम सोलर विंड्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में पार्टिकल्स होते क्या हैं? तो ये बोल सकते हैं हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं। हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन होते हैं पार्टिकल्स। ठीक। ये भी लगातार सूरज से निकलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोलर सिस्टम में जाएंगे, सोलर सिस्टम में जो कि हमारा पृथ्वी है, तो कहीं ना कहीं उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो हम उनके बारे में स्टडी करके, और अपने जो हमारे सोलर सिस्टम में जो कुछ भी हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, जो कुछ भी, है ना, मिशन वगैरह भेजते हैं, उन चीजों को ये अफेक्ट ना करे। ठीक। उन सब चीजों को बचाने के लिए हम क्या, इस आदित्य L1 मिशन को भेज रहे हैं और सूरज की स्टडी कर रहे हैं। ठीक। अगला पॉइंट हम समझते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। कोरोनल मास इजेक्शन हम बता ही दिए हैं आपको। ठीक। तो इस जो कोरोनल मास इजेक्शन हमारे अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, इस, है ना, इसको किस प्रकार अफेक्ट करता है उसकी भी स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पर, सूरज की। इसलिए हम सूरज की स्टडी कर रहे हैं। आगे हम बढ़े। ठीक। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं सूरज के बारे में। जैसे हम यहाँ पर बात कर लें कि सबसे नियरेस्ट स्टार है। नियरेस्ट स्टार तो ये तो मैं बता ही चुका, पृथ्वी के सबसे नजदीक का स्टार है। लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है किसमें, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है ये। और अगर हम बात करें इसके एज का, कि हमारा जो सूरज है कितना पुराना है, तो 4.5 बिलियन ईयर पुराना। मतलब आप इसको बस कैलकुलेट कर लेना, नंबर में कन्वर्ट कर लेना, इस डेटा को खुद जान जाओगे कितना कैसे क्या चीजें हैं। और तो और सबसे बड़ी खासियत बात यह है ये सूरज की, ये सॉलिड नहीं है, ना ही लिक्विड फॉर्म में है, ये सिर्फ और सिर्फ गैस है। हाँ, दो गैसों से मिलके बना, हाइड्रोजन और हीलियम। ये मात्र दो गैसें से मिलके ये पूरा सूरज हमारा बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से।
मात्र दो गैसें हैं इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम। पूरा हमारा सूरज एक कह सकते हैं बहुत बड़ा आग का गोला है, जो जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, मतलब एक गैस का गोला है। और तो और ठीक इसके डिस्टेंस की बात कर लें, पृथ्वी से सूरज के डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है। ये चीज मैं आपको बता चुका। ठीक। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी अवर फॉर और सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है सूरज। ठीक। क्यों? क्योंकि बिना हम सोलर एनर्जी के, बिना हम एनर्जी के लाइव नहीं जिंदा नहीं रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, जीवन पॉसिबल ही नहीं होगा बिना एनर्जी के। हमारे पूरे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में एक एनर्जी का सोर्स, अगर एनर्जी के सोर्स की बात करें तो एक ही है, वो भी सूरज है। ठीक। और तो और सूरज का जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी का काम क्या है कि ये पूरे जितने भी सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पृथ्वी हो गया और भी अदर प्लैनेट्स हो गए, इन सबको अपने जगह एक साथ होल्ड करके रखता है। कि मतलब ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से कोई भी ऑब्जेक्ट टूट कर या फिर छूट के किसी और रूट पे ना चले जाए, कहीं और ना चले जाए, किसी और कहीं और ना चले जाए, तो उसको होल्ड करके रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है, मतलब अपने साथ वो फिक्स करके रखता है, जिसमें सूरज की ग्रेविटी का सबसे बड़ा रोल होता है। ग्रेविटी तो आपको पता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और तो और जो सूरज का सबसे इंटरनल पार्ट है ना, सबसे अंदर का जो हिस्सा है, उसको हम कोर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर इसका होता है। इसका भी डेटा आप खुद से कैलकुलेट करके लिख लेना, 15 मिलियन क्या होता है ना। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, बाकी आप लोग खुद जानकार हैं, जान सकते हैं। और तो और फोटो स्फेयर जो उसका तो बाहरी लेयर होता है, एक्चुअल फोटो स्फेयर को हम बाहरी लेयर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम सूरज का जो लेयर की बात करें, तो फोटो स्फेयर जो है ये 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग इसका टेम्परेचर है। तो ध्यान रखना एक चीज, जैसे हमारा सूरज है, सूरज के सूरज के सबसे अंदर जो अंदर वाला जो हिस्सा है बहुत ज्यादा गर्म है, जिसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर है। ठीक। फिर उसके बाहर का जो है ये क्या है, फोटो स्फेयर है। फोटो स्फेयर का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है ना। और उसके बाहर, सबसे बाहर जो है कोरोना है, कोरोना का भी टेम्परेचर हाई होता है। मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट है इसका टेम्परेचर तो ज्यादा होता ही होता है, साथ में बीच वाला जो पार्ट है इसका टेम्परेचर इन दोनों की तुलना में कम होता है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। और एकदम जो कोरोनल, ये कोरोना वाला जो लेयर है हमारा अपना, इस लेयर और इस लेयर की तुलना में जो बीच वाला पार्ट है, ये इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, सॉरी इसकी तुलना में कम होता है। आइए हम आगे समझते हैं इसके बारे में। लास्ट पॉइंट है हमारा, स्टडी सन फ्रॉम द स्पेस। हम सन का स्टडी तो करने के लिए L1 मिशन तो भेज ही दिए हैं, लेकिन हम इसका सन की स्टडी सिर्फ और सिर्फ स्पेस से ही कर सकते हैं, पृथ्वी पे रह के क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका बहुत सारा रीजन है। एक्चुअली है क्या, जो हमारा पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जो सन के द्वारा निकली बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट, हमारा जो ओजोन लेयर है, ये अल्ट्रावायलेट को रोकता है। और भी इस तरह की बहुत सारे लेयर्स हैं, है ना। ये सब क्या करते हैं, जो बहुत सारे रेडिएशंस हैं जो सन के द्वारा निकलते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो सन के द्वारा निकलते हैं, ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम उसका ऑब्जर्वेशन पृथ्वी पर रह के कैसे कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात है, हमें वहां तक जाना पड़ेगा उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। इसीलिए हम सन की स्टडी स्पेस से करने वाले हैं, एक स्पेस पे, एक ऐसे पॉइंट पे करने वाले हैं जहां सब कुछ हम आसानी से प्राप्त कर पाए। जैसे सन से निकलने वाली रेडिएशन, सन से निकलने वाली हीट जो है ना, उन सबको और सन को वहां से आसानी से ऑब्जर्व कर पाए, इसके लिए हम स्पेस में स्टडी करने वाले हैं। आई होप सबके समझ में आया होगा ये पॉइंट। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तक के लिए आप लर्निफाई 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।